हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। हबल टेलीस्कोप के सक्सेसर के तौर पर जो नया टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, जिसमें नासा, ईएसए और सीएसए ने कोलैबोरेट किया है, उसका नाम क्या है, यानी उस नए टेलीस्कोप का नाम क्या है। सबसे पहले इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर है, यानी कि ये अब उसकी पोजीशन पर काम करेगा। इसके लिए डिफरेंट स्पेस एजेंसीज ने कोलैबोरेट किया है। एक है ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एक है सीएसए यानी कैनेडियन स्पेस एजेंसी, और नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है। नासा फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, वो अक्टूबर के महीने में लॉन्च किया जाएगा और इसे एरियन 5 नाम के रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसे किस जगह से लॉन्च किया जाएगा? इसे फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया जाएगा। अब फ्रेंच गुयाना कहाँ है? ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। ये ब्राजील है, ये पैसिफिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन और ये है कैरिबियन सी। ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन को हाल ही में कल्चर मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है। इस आर्ट एग्जीबिशन का नाम क्या है? इसका नाम है अक्षय पात्रा। ये एक आर्ट्स एग्जीबिशन थी, ये एक ऑल वुमेन आर्ट एग्जीबिशन थी। इसे हाल ही में कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने इनोग्रेट किया था और ये ललित कला अकेदमी में इनोग्रेट किया गया था। ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन इनोग्रेट किया गया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे था 8 मार्च को। अक्षय पात्रा नाम की एक एनजीओ भी है। एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और एनजीओ को फॉरेन फंडिंग चाहिए होती है तो उनको FCRA एक्ट के तहत रजिस्टर करवाना होता है। FCRA एक्ट क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। और इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करता है? इसको इम्प्लीमेंट करती है MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। प्रेजेंट होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। हाल ही में उन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च की थी, आयुष्मान CAPF। ये CAPF के सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए था। CAPF क्या है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। CAPF है वो MHA के अंडर में है। MHA यानी गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। CAPF में कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस आती हैं? जैसे BSF हो गया, ITBP है, CISF है, CRPF है, ये सभी CAPF का पार्ट। आयुष्मान CAPF स्कीम है वो एक हेल्थ स्कीम है। हाल ही में लेबर ब्यूरो ने जो एनुअल सर्वे और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कंडक्ट करवाया था, उसके हिसाब से वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिया में कितना है। PLFS यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से और एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे के हिसाब से वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो 43% है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 5.8%। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है क्या एक्चुअली, यानी ये WPR है क्या? इसका मतलब है कि कितने लोग पॉपुलेशन में से एम्प्लॉयड हैं। मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन है 100 और उसमें से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। से 10 लोग एम्प्लॉयड हैं, ये 10% है। इस केस में सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन है कि पॉपुलेशन में से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, किसी भी काम में जो एम्प्लॉयड है वो। एक और टर्म होती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, LFPR। इसका मतलब है लेबर फोर्स में जितने लोग हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब लेबर फोर्स में कितने लोग हैं ये किस बात से पता चलेगा? ये 2 फैक्टर्स से पता चलेगा। एक तो जो काम कर रहे हैं यानी वर्किंग, प्लस जो काम ढूंढ रहे हैं, मतलब अभी जो अनएम्प्लॉयड हैं लेकिन काम की तलाश में है। दोज हु आर वर्किंग और दोज हु आर सीकिंग वर्क और दोज हु आर अवेलेबल फॉर वर्क। लेबर फोर्स का मतलब है कि कितने लोग या तो काम में लगे हुए हैं या काम ढूंढ रहे हैं, ये हो गए। डिवाइडेड बाय अगर पॉपुलेशन होगा तो ये आ जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। लेबर ब्यूरो की बात करें तो ये लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में है और EPFO भी लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में है। अभी EPFO का एग्जाम भी आने वाला है, तो आपके लिए लेबर ब्यूरो से संबंधित इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अब रिसेंटली लेबर ब्यूरो ने एक लोगो भी लॉन्च किया था और इस लोगो पर 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी टर्म्स हैं? एक्यूरेसी, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। प्रेजेंट लेबर मिनिस्टर हैं संतोष गंगवार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज को सेटअप करने का निर्णय लिया है? ये निर्णय लिया है ओडिशा सरकार ने, ताकि जो ओडिशा राज्य है वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है कि वहां पर नई फैक्ट्रीज खुलेंगी तो नए लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य का विकास होगा। तो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज का गठन किया गया है।
यानी DIPA। और ये DIPA है, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में होंगी। मेन उद्देश्य है इनका कि लोकल एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। अब लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट करेंगे और उससे क्या फायदा होगा? देखिए, मान लीजिए आपके एरिया में कोई स्पेशल खिलौने बनते हैं। अब वहाँ के जो लोग हैं उनको ना तो उनकी मार्केटिंग करनी आती है, ना ही इस प्रोडक्ट को प्रॉपरली बेचना आता है। वो काफ़ी सस्ते दाम में इस प्रोडक्ट को बेच देते हैं। लेकिन अगर इसी प्रोडक्ट की प्रॉपर मार्केटिंग हो तो इसको बाहर विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो इन लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी तो पूरे देश को इससे फायदा होगा। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज का गठन किया है ओडिशा सरकार ने। अब इसी तरीके से ऑल ओवर इंडिया जो सेंट्रल लेवल पे एक एजेंसी है इन्वेस्ट इंडिया, ये भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए काम करती है। और ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट फॉर प्रॉफिट का क्या मतलब है? नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब है कि इसे मुनाफे के लिए नहीं बनाया गया है। इसका मेन काम है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। और इसका गठन 2009 में किया गया था। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में है। कॉमर्स मिनिस्ट्री की एक बहुत फेमस स्कीम भी है स्टार्टअप इंडिया। हाल ही में इस स्कीम ने 5 साल भी पूरे कर दिए थे और इसीलिए एक समिट ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, यानी एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज करवाया गया था। इस सम्मेलन का नाम है प्रारंभ। और इस सम्मेलन में बिम्स्टेक ने भी अहम भूमिका निभाई थी। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल के आसपास के देशों का एक समूह है और इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और इसकी मोस्ट रीसेंट समिट है वो श्रीलंका में हुई थी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। हाल ही में किस ग्रुप ने वर्ल्ड में जितने सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उसका लगभग 1/5 यानी 20% तक बनाने के लिए एक प्लान लॉन्च किया है? सो ये प्लान लॉन्च किया है यूरोपियन यूनियन ने और इस प्लान का नाम है 2030 डिजिटल कंपास। सो इस पॉलिसी के तहत इनका ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले कुछ समय में ये दुनिया के लगभग 1/5 फ्रंट लाइन सेमीकंडक्टर्स हैं उनको बनाना शुरू कर देंगे। क्यों? ताकि इनको चीन और अमेरिका जैसे देशों पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसी के चलते हाल ही में यूके ने भी एक ग्रुप प्रपोज किया था। इसका नाम है D10 यानी 10 देशों का एक समूह। ये 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, इसलिए इसे ग्रुप ऑफ 10 डेमोक्रेसीज बोला गया है। ये ग्रुप इसलिए सजेस्ट किया गया है ताकि चाइना पर जो 5G टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके। यूके इस साल COP26 का होस्ट भी है। COP26 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नंबर 26। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। COP25 है वो स्पेन में हुई थी। इसके अलावा यूके G7 समिट का भी होस्ट है। कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया G7 समिट का मेंबर है या नहीं और चाइना इसका मेंबर है या नहीं। इसके अलावा चाइना पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए एक और एसोसिएशन न्यूज में थी। ये है SCRI। इसका मतलब है सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव। ये 3 देशों की एक पहल है। ये 3 देश हैं जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। इसमें अगर हम US से और मिला दें तो ये क्वाड के 4 देश बन जाते हैं। क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसे एशियन नाटो के नाम से भी जानते हैं। और हाल ही में क्वाड की पहली वर्चुअल मीटिंग भी हुई थी। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन। SMS स्क्रबिंग जो कि रिसेंटली न्यूज में था, ये किस संस्था से संबंधित है? सो ये ट्राई से संबंधित है। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक यूजर हैं मोबाइल फोन के से यूजर 1। सो आपके पास डिफरेंट मैसेज आते हैं, SMS आते हैं। अब ट्राई ने हाल ही में गाइडलाइंस जारी की थी कि जो यूजर के पास SMS जाते हैं टेलीकॉम कंपनीज सिर्फ उन SMS को अलाउ करेगी जो वेरीफाइड हो। तो अभी जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आपके पास किसी भी बैंक लोन के लिए या रैंडम कुछ भी मैसेज आ जाता है। सो ट्राई ने गाइडलाइंस जारी की थी केवल वेरीफाइड SMS ही यूजर्स तक जाने चाहिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं SMS स्क्रबिंग। हाल ही में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे एयरटेल, जियो, इन सब ने इस SMS स्क्रबिंग के सेकेंड फेज को इंप्लीमेंट करना यानी लागू करना चालू कर दिया था। और इसी के चलते बहुत सारे अनरजिस्टर्ड SMS मैसेज हैं वो ब्लॉक हो गए और इसी कारण लोगों को OTP आने में प्रॉब्लम हुई थी। OTP क्या है? 1 टाइम पासवर्ड। यानी कई बार आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या आप कोई और काम करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक 1 टाइम पासवर्ड आता है, आप इस पासवर्ड को यूज करते हैं। अब SMS स्क्रबिंग के चलते कई ऐसे शोज हैं उनको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने बंद कर दिया क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड थे। इसीलिए लोगों को OTP नहीं मिला और इसी कारण ये पूरा प्रोसेस न्यूज में था। SMS स्क्रबिंग।
ट्राई की बात करें तो ये है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी क्यों है? क्योंकि ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 के सेक्शन 3 के तहत बनाई गई है, और ये टेलीकॉम सेक्टर के रेगुलेटर के तौर पर काम करती है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, सेबी है, वो स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, वैसे ही ट्राई टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के हिसाब से ई इनवॉइसिंग के लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है? ओके, इसमें कई टर्म्स हैं। सबसे पहले हम उन टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है CBIC। ये क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सो हाल ही में इन्होंने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस 1 अप्रैल से लागू होंगी, और इन गाइडलाइंस के हिसाब से ई इनवॉइस है वो जरूरी है 50 करोड़ से ऊपर के इनवॉइस के लिए। पहले ये लिमिट थी 100 करोड़। इनवॉइस का सिंपल मीनिंग है बिल, यानी आप जो बिल बना के देते हो सामान खरीदने पर, उस सेंस में इनवॉइस का मतलब है। ई इनवॉइस का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बिल, यानी डिजिटल बिल। सो ई इनवॉइस के तहत आप गवर्नमेंट के नोटिफाइड पोर्टल पर GST डॉक्यूमेंट्स को स्पेसिफाई करते हो। GST क्या है? GST है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये हमारे देश में 1 जुलाई से लागू किया गया था। कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये किस साल में लागू किया गया था, यानी ईयर बताना है। डेट तो मैंने बता दी 1 जुलाई। ये किस साल में लागू किया गया था? अब GST के लिए एक GST काउंसिल होती है, और इस काउंसिल में स्टेट्स की भी रिप्रेजेंटेशन होती है और कुछ यूनियन टेरिटरीज। इस काउंसिल की जो हेड हैं वो होती हैं फाइनेंस मिनिस्टर। प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, ये किस मंत्रालय के द्वारा ऑपरेट किया जाता है? सो ये MHA के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। MHA है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पोर्टल का नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। सो रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने इसके बारे में जानकारी दी कि लास्ट के 18 महीने में इसके तहत इतनी FIR रजिस्टर हुई, और मैक्सिमम FIR है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र से रजिस्टर हुई। सो ये होम मिनिस्ट्री का आप वेबसाइट देख सकते हो, जहां पर उन्होंने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया है और इस पोर्टल की जानकारी दी है। पोर्टल का नाम है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। हेल्पलाइन नंबर है 155260। सो आप इस हेल्पलाइन नंबर को सेव कर सकते हो किसी भी तरीके की साइबर क्राइम से संबंधित रिपोर्ट लिखवाने के लिए। इसके अलावा हाल ही में एक और हेल्पलाइन न्यूज में थी, ये है 139। सो ये रेलवे की एक मर्ज्ड हेल्पलाइन है, यानी रेलवे की जो एग्जिस्टिंग मल्टीपल हेल्पलाइंस थी उनको मिलाकर अब एक सिंगल हेल्पलाइन बना दी गई है 139। इसको रेल मदद के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले एक और हेल्पलाइन थी 182, ये भी रेलवे की ही थी, लेकिन अब ये इसी के अंदर मर्ज कर दी गई है, यानी अब सब हेल्प 139 के तहत ही दी जाएगी। हाल ही में सबमरीन्स के लिए किस संस्था ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन को टेस्ट किया है? सो ये टेस्ट किया है DRDO ने। अब सबसे पहले सबमरीन्स क्या होती है? सबमरीन्स होती है पनडुब्बी। सो ये पानी में होती हैं और ये पानी में निगरानी करती हैं। अब 2 टाइप की पनडुब्बी कॉमन होती हैं, एक है डीजल पनडुब्बी, डीजल सबमरीन, और एक है न्यूक्लियर सबमरीन। डीजल सबमरीन के साथ दिक्कत क्या है कि अभी जैसे देख सकते हो आप, ये पानी में है, लेकिन इसको चलते रहने के लिए, यानी इसके इंजन को पावर के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी। अब क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, तो इसको पानी से बाहर आना पड़ता है ऑक्सीजन के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं इन सबको ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। सो इसको बाहर आना पड़ेगा, और जैसे ये बाहर आएगी तो जो दुश्मन देश है उसकी नेवी इसको डिटेक्ट कर सकती है और इसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है और इस पर अटैक किया जा सकता है। सो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर डीजल सबमरीन्स यूज की जाती हैं, यानी डीजल पावर्ड सबमरीन्स यूज की जाती हैं, तो उनको ऑक्सीजन के लिए पानी से ऊपर आना पड़ता है, और अगर वो पानी से ऊपर आएंगी तो वो आसानी से पकड़ी जा सकती है। दूसरी टाइप की जो सबमरीन्स हैं वो न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं। इनको बाहर आने की जरूरत नहीं है, ये पानी के अंदर ही काम कर सकती हैं, लेकिन इनके साथ एक और बड़ी दिक्कत है। न्यूक्लियर सिस्टम को कंटिन्यू रखने के लिए इसमें कूलेंट होते हैं, कूलेंट पंपिंग सिस्टम यूज किया जाता है, और उस पंपिंग सिस्टम के कारण वाइब्रेशंस होती हैं। सिंपल भाषा में बताऊं तो उसमें कंपन होती हैं, और उस कंपन से भी इस सबमरीन की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। सो इस डीजल सबमरीन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसको ऑक्सीजन चाहिए तो इसको बाहर आना पड़ेगा। न्यूक्लियर सबमरीन में ऑक्सीजन वाली दिक्कत तो खत्म हो गई, लेकिन इसके साथ दूसरी दिक्कत ये होगी कि इसमें वाइब्रेशंस होती हैं जिससे इसका पता लगाया जा सकता है।
दोनों टाइप के सबमरीन में ये दिक्कत है। अब इन दिक्कत को दूर करने के लिए AIP सिस्टम काम में लिया जाएगा। AIP क्या है? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, यानी इस सिस्टम में, इस प्रोपल्सन सिस्टम में हवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब है डीजल सबमरीन में अगर ये सिस्टम लगाया जाता है तो फिर उनको ऑक्सीजन के लिए ऊपर आने की जरूरत नहीं होगी और वो अंदर ही रह सकते हैं और इस तरीके से उनको पकड़ पाना मुश्किल होगा। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम में, जैसा कि नाम शो कर रहा है कि ये हवा से इंडिपेंडेंट है, हवा पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये डीजल सबमरीन्स में यूज में लिया जाएगा ताकि उनको सांस लेने के लिए वापस ऊपर ना आना पड़े और इससे वो लॉन्गर पीरियड तक पानी में रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है? रिपोर्ट का नाम है मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए पैसे किस तरीके से जुटाने हैं, इसके लिए नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए हमारे देश में कई स्कीम्स और इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं। एक है फेम स्कीम। इसके अलावा हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक पहल शुरू की थी, गो ग्रीन। इसका भी मेन उद्देश्य है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना। इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन से होते हैं? जो बैटरी से चलने वाले हैं। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली सरकार ने भी एक पहल शुरू की थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए और इस पहल का नाम था स्विच दिल्ली, यानी आप जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल यूज करते हो उसकी जगह पर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच हो जाओ। इसके अलावा दिल्ली हाल ही में इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि दिल्ली ने घोषणा की है कि 2048 के ओलंपिक के लिए, यानी 2048 के ओलंपिक को होस्ट करने के लिए दिल्ली बिड करेगा, यानी इंडिया बिड करेगा 2048 के ओलंपिक गेम्स को दिल्ली में आयोजित करवाने के लिए। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।